हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लॉजिकल क्लासेस में। द लिविंग वर्ल्ड, ये लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है कि लिविंग वर्ल्ड जो है ना बहुत ही वंडरफुल है। ये डिफरेंट पिक्चर्स जो है ना आपको डिपिक्ट कर रही है कि लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि लिविंग क्या है। इस चैप्टर में हम जिन मेन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे पहले हम उनके बारे में बता देते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि लिविंग किसे कहें, व्हाट इज़ लिविंग। दूसरी बात, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में किस प्रकार डाइवर्सिटी है इस बारे में देखेंगे। फिर हम जानेंगे स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। फिर सिस्टमेटिक क्या है और स्टैंडर्ड नाम किसी जीव का कैसे दिया जाता है। रूल फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का नाम देने के पीछे कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है। फिर जानेंगे अर्ली टैक्सोनॉमिक्स के बारे में और उसके बाद बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की। इसमें एक हायरार्की देखेंगे टैक्सोनॉमिक ग्रुप की। ह्यूमन की क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कुछ जीवों का टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कहाँ प्लेस है। फिर बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड की कि कौन कौन सी सहायक सामग्रियां हैं, एड हैं, तरीके हैं, मेथड हैं जिनसे हम टैक्सोनॉमिक के दायरे में मदद ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले इस पॉइंट पे आते हैं कि लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग। स्टूडेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बिहाफ पर हम किसी थिंग को लिविंग कह सकते हैं, किसी थिंग को नॉन लिविंग कह सकते हैं। ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा एग्जिबिट होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम लिविंग थिंग को लिविंग कह सकते हैं। जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। ग्रोइंग अप होना लिविंग बीइंग की खासियत है। रिप्रोडक्शन दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि लिविंग बीइंग अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। लिविंग बीइंग में मेटाबॉलिज्म होता है जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। माने कि लिविंग बीइंग में कुछ बिल्डिंग अप रिएक्शंस यानी एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, लिविंग बीइंग में फूड सिंथेसाइज होना, प्लांट्स में फूड सिंथेसाइज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो है ना वो एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। कैटाबॉलिज्म में बात करते हैं हम ब्रेक डाउन रिएक्शंस की, जैसे वो जो ग्लूकोज बना है उसका माइटोकॉन्ड्रिया में कैटाबॉलिज्म होकर एटीपी रिलीज होना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होना, कैटाबॉलिज्म। तो किसी ऑर्गेनिज्म में, जीव में कितना एनाबॉलिज्म हुआ और कितना कैटाबॉलिज्म हुआ, नेट रिजल्ट क्या रहा, वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अगली जो विशेषता है लिविंग बीइंग की वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सभी जीवित वस्तुएं सेल से बनती है। सेल अपने आप में बड़े बायोमोलिक्यूल्स, फिर छोटे बायोमोलिक्यूल्स और फिर एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह से बनती है। मानते हैं लिविंग बीइंग की जगह नॉन लिविंग की बात करें तो वो भी एटम मॉलिक्यूल से बने हैं। बट एटम मॉलिक्यूल एक खास ढंग से ऑर्गेनाइजेशन, एटम मॉलिक्यूल का ऑर्गेनाइजेशन इतना खास है कि उससे एक सेल की फॉर्मेशन हो जाती है और डिफरेंट सेल्स जो है, ग्रुप ऑफ सेल वो टिश्यू बनाती है। तो टिश्यू में ऐसे सेल हैं जिनका ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन लगभग सिमिलर होता है, तो टिश्यू बन जाता है और डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन एंड डिफरेंट ऑर्गन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। और एक इंडिविजुअल में बहुत से ऑर्गन सिस्टम होते हैं। इस प्रकार से लिविंग इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिविंग बीइंग सेल के बने होते हैं। अगर अगला पॉइंट हम बात करें तो कॉन्शियसनेस,
नॉन लिविंग थिंग कॉन्शियसनेस शो नहीं करती, लिविंग बीइंग कॉन्शियसनेस शो करता है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से किसी लिविंग थिंग को हम लिविंग कह सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है इस चैप्टर में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी कितनी है? तो पहले जानते हैं लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाएगा। डाइवर्सिटी मानी विभिन्न प्रकार होना, अलग अलग प्रकार होना, जीवों के अलग अलग प्रकार, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू ऑल द स्पीसीज लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी स्पीशीज लिविंग है वो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी है। ये बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज ए कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मैंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कॉन्ट्रैक्ट करके बायोडाइवर्सिटी बनाया गया। तो पहली टर्म एग्जिस्ट हुई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो सबसे पहले रेमंड एफ डासमान ने 1968 में यूज की थी। उसके बाद जो टर्म है कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन है इसका बायोडाइवर्सिटी, वो सबसे पहले कॉइन आउट किया था W.G. रोजन ने 1985 में। तो हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज कितनी है, किस किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं नेचर में, अर्थ पे? तो सबसे ज्यादा टाइप जो है हमारा इंसेक्टा ग्रुप। इंसेक्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आते हैं, अनेक प्रकार के इंसेक्ट्स जो है ना। फिर एनिमल्स हैं कई टाइप के, प्लांट्स हैं सो मेनी टाइप्स, फंजाई है अलग अलग टाइप की। तो ये डिफरेंट स्पीशीज ऑर्गेनिज्म की बनी है। अगर अर्थ की फॉर्मेशन से अब तक देखें तो देयर आर अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन नॉन स्पीशीज है आज की डेट में, और ये अब तक जो अर्थ पे बनी होगी उसका 5% हिस्सा ही है। नए नए जीव अभी भी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। हर साल कोई 1500-1600 नए ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज बहुत ही वेरी करती है, वैरायटी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर ऑन द अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज सिस्टमेटिक। अभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इनको स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बात करते हैं हम सिस्टमेटिक की, कि सिस्टमेटिक क्या है। तो सिस्टमेटिक इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इट्स ओरिजिन। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और उसके ओरिजिन की जो स्टडी है वो सिस्टमेटिक है। द टर्म सिस्टमेटिक, टैक्सोनॉमी एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबल। हम कभी सिस्टमेटिक यूज कर लेते हैं टर्म, कभी टैक्सोनॉमी यूज कर लेते हैं, कभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यूज कर लेते हैं। इंटरचेंजेबल टर्म है बट दे आर स्टिल डिफरेंट। अगर बेसिक बात करें कि सिस्टमेटिक के बेसिक्स में क्या क्या है, तो हमारे पास 4 पॉइंट आते हैं। एक तो कैरेक्टराइजेशन, सिस्टमेटिक के बेसिक बातें कैरेक्टराइजेशन में आती है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है और फिर नोमेनक्लेचर। ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट है सिस्टमेटिक की। बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन की। जिस जीव का अध्ययन करना होता है, ऑर्गेनिज्म टू बी स्टडीड इज डिस्क्राइब्ड फॉर ऑल इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टर्स, उसको कैरेक्टराइजेशन बोलेंगे। कि जिस जीव का स्टडी करना है उस जीव की मॉर्फोलॉजी या दूसरे कैरेक्टर्स को अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ता है सिस्टमेटिक में। तो इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं हम उस जीव का। अब कैरेक्टर्स जब हमने देख लिए हैं, इसमें ये कैरेक्टर हैं, पर्टिकुलर जीव में ये कैरेक्टर हैं, फिर हम उसके बाद उस जीव का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन
बेस्ड ऑन द स्टडीड करेक्टर, जो करेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी किए उसके बेसिस पर द आइडेंटिफिकेशन इज कैरिड आउट टू नो वेदर इट इज सिमिलर टू एनी ऑफ द नॉन ग्रुप। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या किसी नॉन ग्रुप से इसकी सिमिलरिटी है। अगर है तो हम वो ग्रुप को स्टडी करेंगे कि इसमें ये करेक्टर था, इसमें भी ये करेक्टर है, तो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है उस जीव की कि ये पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि द ऑर्गेनिज्म इज नाउ क्लासिफाइड। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये पर्टिकुलर इस ग्रुप से ये जीव मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस टू डिफरेंट टेक्सा, तो हमारे जो डिफरेंट टेक्सा है, ग्रुप हैं, उस ग्रुप में हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं। दैट टर्म इज नोन एज द क्लासिफिकेशन। अब बात आती है नोमेनक्लेचर की। जब एक ऑर्गेनिज्म स्टडी कर लिया, उसका कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, तब क्या जरूरत नहीं है कि उसका एक नाम भी हो, और नाम ऐसा हो कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाए, लोकल लैंग्वेज यूज ना हो। तो नोमेनक्लेचर मीन्स नामकरण करना। द न्यू ऑर्गेनिज्म इज गिवन इन न्यू नेम। अगर ऑर्गेनिज्म पुराना है, पहले आइडेंटिफाई किया जा चुका है, पहले उसकी क्लासिफिकेशन हो चुकी है, तो वो पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जा सकता है। अगर जीव नया है तो उसकी रिजेम्बलेंस चेक करके उस ग्रुप में रख के उसका एक नाम भी दिया जाना है। तो न्यू नेम बेस्ड ऑन द रूल एंड कन्वेंशन ऑफ नोमेनक्लेचर। नया नाम तो दिया जाएगा, लेकिन बेस्ड ऑन, जो नया नाम रूल पर बेस होगा, कन्वेंशंस पर बेस होगा, नियम कानूनों पर बेस्ड होगा, नोमेनक्लेचर के नियम कानूनों पर बेस्ड होगा। तो इस प्रकार से ये बातें सिस्टमेटिक में हम डील करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये नाम जो रखना है एक स्टैंडर्ड रखना है, स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग। स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग में हम यूज करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। इसके लिए बाइनोमियल, बाय मानी टू वर्ड्स का नाम होगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें हम पहला वर्ड यूज करेंगे जीनस, कि उस ग्रुप का जीनस ये है, और फिर दूसरा वर्ड होता है उस पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम, यानी जीनस और स्पीशीज। फॉर एग्जांपल टर्डस माइग्रेटोरियस अमेरिकन रोबिन का साइंटिफिक नेम है, तो टर्डस उसका जीनस नेम है, जेनेरिक नेम है, और माइग्रेटोरियस उसका स्पेसिफिक नेम है, स्पीशीज नेम है। यानी टर्डस जीनस में दूसरा पक्षी भी हो सकता है, बट स्पीशीज वो माइग्रेटोरियस वो एक ही है, और वो स्पीशीज अमेरिकन रोबिन है। दिस इज अमेरिकन रोबिन। तो इस प्रकार इसमें हम जीनस और स्पीशीज दो वर्ड का नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मेनली लैटिन या ग्रीक वर्ड ही यूज करते हैं इसमें, क्योंकि लोकल लैंग्वेज सभी नहीं जानते। मान लीजिए हिंदी की बात करें तो इंडियंस और जो है ना कुछ दूसरे लोग जान पाते हैं, लेकिन सभी नहीं जानते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा पुराना साइंस में लिटरेचर है वो लैटिन और ग्रीक भाषा से ज़्यादा लिया गया है, तो वही वर्ड्स अब भी यूज करते आ रहे हैं, हम लैटिन या ग्रीक वर्ड्स को यूज करेंगे। जब उसकी प्रिंट करते हैं, बुक में प्रिंट करते हैं या किसी भी मीडिया में प्रिंट करते हैं, तो उसको इटैलिक यानी टेढ़े अक्षर होते हैं वो उस फॉन्ट में उसको प्रिंट करते हैं। जीनस का पहला नाम, जीनस कैपिटलाइज होता है, यानी पहला जो ना अल्फाबेट कैपिटलाइज होता है, और बट स्पीशीज नहीं होता। कैपिटलाइज जीनस बट नॉट स्पीशीज, मीन्स जीनस में जो ये वर्ड में जो पहला अल्फाबेट लिया है टी, टर्डस में टी, एग्जाम्पल के तौर पे टर्डस में टी और माइग्रेटोरियस का एम, इस पर ध्यान दीजिए। टी तो कैपिटलाइज है जीनस में, बट नॉट स्पीशीज, स्पीशीज कैपिटलाइज नहीं हो रहा। तो ये रूल है स्टैंडर्ड नेमिंग का। अगर इसको नोटबुक में लिखना हो तो इटैलिक कैसे लिखें, इटैलिसाइज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम जो है ना उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, जीनस को और स्पीशीज को, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो इस प्रकार से आप ये फ्रूट किसका है, दिस इज द फ्रूट ऑफ मैंजीफेरा इंडिका।
यानी मैंगो जो ट्री है उसका साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा जीनस एंड इंडिका स्पीसीज, मैंजीफेरा इंडिका, दिस इज फ्रूट ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका, 2 वर्ड्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये स्टैंडर्ड है नेमिंग का, ऑर्गेनिज्म यानी जीवों की नेमिंग का। नेक्स्ट पॉइंट, रूल फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का नाम करने के लिए, नाम रखने के लिए कुछ रूल्स और साइंस कन्वेंशंस है हमारे। वो कन्वेंशंस या रूल्स कहां से गवर्न होते हैं? इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बॉटनी, इंटरनेशनल कोड बने हुए हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंटेन्स द रूल फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म। All names must be approved by इंटरनेशनल नेमिंग कांग्रेस। इंटरनेशनल लेवल पर साइंटिस्ट जो ना कोड और रूल बनाते हैं नाम रखने का। देखिए बॉटनी के लिए नोमेनक्लेचर में जो कोड है वो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, एब्रिविएशन है ICBN। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICGN। इस प्रकार इंटरनेशनल कोड रखने से, इंटरनेशनल रूल रखने से जो डुप्लीकेसी है नाम की वो नहीं होती, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर एक ही नाम रखा जाता है, बाइनोमियल 2 वर्ड का एक नाम, तो उसमें एम्बिग्युइटी नहीं आती, डुप्लीकेशन नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन माने सिमिलर, डिफरेंट वैरायटी है, डाइवर्सिटी है जीवों में, उनकी सिमिलरिटी देखकर अलग अलग ग्रुप बनाना। क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ऑर्डरली ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज। क्लासिफिकेशन इज आल्सो नोन एज टैक्सोनॉमी। और जो इस तरह का वर्कआउट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं जीवों को, ऐसे बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट को हम टैक्सोनोमिस्ट कहते हैं। दे आर स्पेशल। टैक्सोनोमिस्ट आर द साइंटिस्ट दैट आइडेंटिफाई एंड नेम ऑर्गेनिजम्स। क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन, क्या है बेनिफिट इसके? एक्यूरेट एंड यूनिफॉर्म नेम्स ऑर्गेनिजम्स। किसी भी जीव का एक्यूरेट और यूनिफॉर्म नाम दिया जा सकता है और मिसनोमर से बचा जा सकता है। मिसनोमर, मिसनेम्स, प्रिवेंट मिसनोमर सच एज स्टारफिश एंड जेलीफिश दैट आर नॉट रियली फिश। अब एग्जांपल लीजिए, स्टारफिश है या जेलीफिश है जो फिश नहीं है, बट उनको लोग फिश समझते हैं बिकॉज ये स्टारफिश मिसनेम है। स्टारफिश इज नॉट द फिश, एक ही काइनोडर्म ग्रुप का है तो फिश नहीं कहेंगे इसको, बट कॉमन नेम फिश है स्टारफिश। तो इस प्रकार जो अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम होगा तो वो मिसमैच नहीं करेगा, पर्टिकुलर ग्रुप्स से रिलेटेड है तो उसी जीनस और स्पीसीज का नाम उसमें आएगा। यूज सेम लैंग्वेज, देखिए अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम हो जाएंगे तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे। यूज सेम लैंग्वेज, लैटिन या सम ग्रीक लैंग्वेज को यूज करके नाम दिया जाएगा। सेम लैंग्वेज यूज होने से भी एम्बिग्यूटी नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट, अर्ली टैक्सोनोमिस्ट की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है एरिस्टोटल का। इसको लगभग इन्होंने 2000 साल पहले जो काम किया एज ए टैक्सोनोमिस्ट। एरिस्टोटल डिवाइडेड ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल। इन्होंने सभी जीवों को 2 भागों में बांटा, क्लासिफाई किया, कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स, और फिर फर्दर आगे क्लासिफिकेशन की, प्लांट्स को भी आगे कई भागों में डिवाइड किया, सब डिवाइड किया, एनिमल्स को सब डिवाइड किया, जैसे उनकी हैबिट देख ली, मात्र सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, ज़्यादा गहराई से नहीं देखा, सुपरफिशियल कैरेक्टर्स जैसे हैबिट देख ली। कुछ एनिमल लैंड पे रहते हैं, कुछ सी में रहते हैं, कुछ एयर डेवेलर्स हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एरिस्टोटल टैक्सोनोमिस्ट तो था लेकिन एक आर्टिफिशियल था, नेचुरल टैक्सोनोमिस्ट नहीं था।
अगर हम बात करें जॉन रे की, जो एक बोटनिस्ट था, प्लांट्स की स्टडी बहुत की, प्लांट्स की स्टडी करने वाले को बोटनिस्ट कहते हैं, तो वो पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने लैटिन भाषा को नाम रखने के लिए चूज किया, और इन्होंने थोड़ा बहुत नेचुरल तरीके से भी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। बट इनके नाम जो थे, इन्होंने जो नाम दिए प्लांट्स के, वो बहुत लॉन्ग डिस्क्रिप्शन थे, जिसमें टेलिंग एवरीथिंग अबाउट द प्लांट। जॉन रे के बाद नाम आता है, जॉन रे की बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, उसमें इसके जो है ना डिफरेंट प्लांट्स के जो नाम दिए उनका जिक्र है। इसके बाद साइंटिस्ट आता है कैरोलस लिनियस, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, 18वीं शताब्दी का टैक्सोनॉमिस्ट, मशहूर टैक्सोनॉमिस्ट, 18th century taxonomist, classified organism by their structure, developed naming system still used today, binomial nomenclature कैरोलस लिनियस के द्वारा ही डेवलप किया गया है। called the father of taxonomy, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा गया। developed the modern system of naming known as binomial nomenclature, जिसमें टू वर्ड नेम, जीनस और स्पीशीज अभी जिक्र किया जिनका, वो कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। कैरोलस लिनियस ने जो बुक लिखी, तो इनकी बुक का नाम है नेचुरल सिस्टम, सिस्टमा नेचुरी, नेचुरल सिस्टम। अब बात आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। अगर बात टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप यानी टैक्सा में डिवाइड किया गया है। टैक्सा का सिंगुलर वर्ड है टैक्सोन। टैक्सोन इज ए कैटेगरी इन विच रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड, ऐसी कैटेगरी जिसमें रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को रखा गया है वो टैक्सोन कहलाता है। देयर इज ए हायरार्की ऑफ ग्रुप्स टैक्सा फ्रॉम ब्रॉडेस्ट टू मोस्ट स्पेसिफिक। देखिए, इस हायरार्की को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ा ग्रुप जिसमें बहुत से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी रूप में सिमिलर हैं, किसी ना किसी तरह से एक जैसे हैं, लेकिन डिसिमिलरिटी भी है और सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटीज के आधार पर उनका एक डोमेन बना दिया है। एक डोमेन में काफी वेरिएशन है, तो उनको ध्यान में रखते हुए एक डोमेन में बहुत से किंगडम भी मिल सकते हैं, और एक किंगडम में जो वैरायटी है उनको फाइलम में डिवाइड कर दिया, और जो फाइलम में वैरायटी है उनकी क्लास बनाई डिफरेंट, और एक क्लास में जितने भी जीव हैं उनको ऑर्डर में क्लासिफाई किया, ऑर्डर को फिर फैमिली में, फिर जीनस में, और फिर एक जीनस में कई स्पीशीज हो सकती हैं, और एक स्पीशीज अपने आप में स्पेसिफिक है, वो सबसे अलग है। स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से मेल नहीं खाती। एक स्पीशीज के जो जीव है वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इस प्रकार स्पीशीज द मोस्ट स्पेसिफिक टैक्सा while the domain is most broad taxon। आइए इसको और आगे देखते हैं हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स में, कि एक डोमेन है उसमें बहुत तरह के जीव हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनमें समानता भी है, तो ब्रॉड कैटेगरी है ये। डोमेन के बाद आता है किंगडम। किंगडम भी एक बड़ी कैटेगरी है, उसमें भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग तरह के जीव हैं, बट ये जीव कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी भी संजोए हुए है, इसलिए एक किंगडम से रिलेट करते हैं। इसी प्रकार जो किंगडम में डिफरेंस है उनको फाइलम में डिवाइड कर दिया गया। डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट के केस में किंगडम को डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है और एनिमल को फाइलम में। एक फाइलम को क्लास में, तो इनकी एक हायरार्की दिखाई गई है, इनको सीधा नहीं लिखा गया, एक हायरार्किकल ऑर्डर में लिखा गया है। तो डोमेन इज द मोस्ट
ब्रॉडेस्ट टैक्सोन, स्पीसीज इज मोस्ट स्पेसिफिक टैक्सोन। इसको और अधिक समझने के लिए, इस हायरार्की को और अधिक समझने के लिए इस डायग्राम पर देखते हैं। इस चित्र को देखिए, यहां पर हमने बहुत सारे जीव दिखाए गए हैं। गिजली बियर है, ब्लैक बियर है, जियांट पांडा है, रेड फॉक्स है, अल्बर्ट स्क्वेरल है, कोरल स्नेक है और सी स्टार है, स्टारफिश। ये सभी एनिमल्स हैं, इसलिए इनको किंगडम एनिमल। यहां पर प्लांट कोई नहीं है। इनकी सिमिलरिटी क्या? वैसे सारे डिफर करते हैं अपने आप में, इनका बॉडी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, सबका डिफर है, बट ये कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी है कि ये सारे एनिमल है, इसलिए दिस इज द किंगडम एनिमेलिया। दिस इज ए ब्रॉड ग्रुप किंगडम एनिमेलिया, प्लांट इंक्लूड नहीं किए। अब एनिमल में ही अगर हम इसमें से स्टारफिश को हटा दें तो बाकी बचे सारे कहीं ना कहीं एक सिमिलर है, उनमें एक समानता है, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड है और ये नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस उनको कॉर्डेटा फीचर देती है। तो एक फाइलम बन गया कॉर्डेटा। अगर इस कॉर्डेटा में से हम इस कोरल स्नेक को हटा देते हैं तो बाकी सारे ऐसे बनते हैं, इनमें भी एक सिमिलरिटी है। ये सारे मैमल्स हैं, इनमें मेमोरी ग्लैंड होती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले होते हैं मेमोरी ग्लैंड होने के लिए। तो एक क्लास बना दी गई मैमेलिया। अगर इस मैमेलिया क्लास से इस हार्बीवोरस को हटा दें तो बाकी सारे कार्निवोरस हैं, तो ऑर्डर बन गया कार्निवोरा। इस कार्निवोरा में से अगर हम इस रेड फॉक्स को हटा दें तो ये तीनों जीव वैसे डिफरेंट है, लेकिन एक सिमिलरिटी है कि ये फैमिली यूरेडी से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार अब बात करते हैं इन दो प्राणियों की, गिजली बियर और ब्लैक बियर की। दोनों जीनस सेम है, अर्सस जीनस के हैं, बट स्पीशीज अलग है। दिस इज अर्सस आर्क्टोस एंड दिस इज समवट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ अर्सस जीनस। तो अर्सस आर्क्टोस मीन्स गिजली बियर अपने आप में यूनिक है, स्पेसिफिक है, किसी दूसरे जीव से इसके कैरेक्टर्स मैच नहीं करते। और एक स्पीशीज की एक और विशेषता कि एक स्पीशीज अपने ही स्पीशीज के जीवों के साथ रिप्रोडक्शन करती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये हायरार्की है फ्रॉम ब्रॉडेस्ट टू मोस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से। अब बात करते हैं ह्यूमन की क्लासिफिकेशन। हम डोमेन हमारा यूकेरिया है क्योंकि हमारी हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है। किंगडम एनिमेलिया है क्योंकि हम प्लांट नहीं एनिमल हैं, मल्टी सेलुलर, मोटाइल और इंजेक्शन टाइप ऑफ जो है हमारा फूड लेने का तरीका है। तो ये फीचर हमें शो करती कि वी आर एनिमल्स। हम कोर्डेटा फाइलम के हैं, एनिमल में भी कई फाइलम हैं, तो कोर्डेटा फाइलम के हैं क्योंकि हमारे पीछे डोर्सल सपोर्टिंग रोड जो है नर्वकोड और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके हिसाब से हम कोर्डेटा है। क्लास हमारी मैमेलिया है क्योंकि हमारे अंदर मेमोरी ग्लैंड है, हमारे शरीर पर हेयर्स हैं, जो फीचर है मैमेलिया क्लास। वी आर प्राइमेट्स, ऑर्डर हमारा प्राइमेट्स है क्योंकि हम अडेप्टेड हैं टू क्लाइंब ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ने के आदी हैं हम। फैमिली होमिनिडी है क्योंकि हम अडेप्ट हो चुके हैं टू वॉक इरेक्ट। हमारा जीनस होमो, इन लार्ज ब्रेन वी कैन यूज द टूल, जीनस इज होमो। और हमारी स्पीसीज हो गई सेपियंस एंड वी आर होमो सेपियंस। बॉडी प्रोपोर्शन ऑफ मॉडर्न मैन इज होमो सेपियन। अपने आप में यूनिक क्लासिफिकेशन ह्यूमन बीइंग की। एक खास बात, मोस्ट जेनरा कंटेन ए नंबर ऑफ सिमिलर स्पीसीज, बट जो होमोजीनस है उसमें एक ही स्पीसीज है फिलहाल, सेपियन। द जीनस होमो इज एन एक्सेप्शन, ओनली कंटेन मॉडर्न ह्यूमन। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशन, पहले जीव कैसे था, फिर बदल के कैसे बना, फिर कैसे बना, फिर कैसे बना, इवोल्यूशनरी एंसेस्टर को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन की गई है।
अब इस टेबल में कुछ ऑर्गेनिजम्स उनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिखाए गए हैं। मेन बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियन, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया और फाइलम कॉर्डेटा। अगर हाउस फ्लाई की बात करें तो नाम है उसका मस्का डोमेस्टिका। मस्का जीनस है, डोमेस्टिका स्पीसीज है मस्का डोमेस्टिका, और फैमिली है मस्सीडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंजीफेरा इंडिका, आम का पेड़, मैंगो ट्री। मैंजीफेरा जीनस, इंडिका स्पीसीज मैंजीफेरा इंडिका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। मैंजीफेरा जीनस, फैमिली है एनाकार्डियेशी, फैमिली है एनाकार्डियेशी, ऑर्डर है स्पिंडेल सेपिंडेलिस, ऑर्डर है सेपिंडेलिस, क्लास डाइकोटिलिडन, द्विबीजपत्री जिसको कहते हैं डाइकोटिलिडन, क्लास एंजियोस्पर्मी फाइलम। वीट की करें क्लासिफिकेशन तो बायोलॉजिकल नेम है वीट का ट्राइटिकम एस्टिमम, एस्टिमम स्पीसीज, ट्राइटिकम जीनस, पोएसी फैमिली का है, पोएल्स ऑर्डर है, मोनोकोटिलिडन है और एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स। इस प्रकार हम देख सकते हैं ये कुछ जीव हैं जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड की। वो कौन कौन सी सहायक सामग्रियां हैं जो एक टैक्सोनॉमिस्ट को मदद करती हैं। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या चीज़ है? यहाँ पर अलमारियों में कुछ फाइलें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली ड्राइंग की सीट है जिन पर प्लांट्स के पार्ट्स या छोटा प्लांट है तो पूरे प्लांट को उस पर चिपका कर पेस्ट करके प्रेस करके लगाया हुआ है। तो हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द सीट। यानी वो स्टोर हाउस जिसमें हम प्लांट्स को या उनके स्पेसिमेन को कलेक्ट करके उनको सुखा के प्रेस करके और ड्राइंग की सीट पे प्रिजर्व कर देते हैं। सीट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। सीट को क्लासिफिकेशन के साथ अकॉर्डिंग जो है अरेंज कर दिया जाता है। सीट्स आल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। इंग्लिश लोकल और बॉटनिकल नेम यूज होते हैं। फैमिली, कलेक्टर्स, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम, इन कुछ डिटेल्स इस सीट पे लिख देते हैं, उससे रिलेटेड हमें मदद मिल जाती है। तो दीज आर द हर्बेरियम्स, एक टैक्सोनॉमिकल एड। दूसरी टैक्सोनॉमिकल एड की बात करें, बॉटनिकल गार्डन, गार्डन में अलाइव प्लांट होंगे। स्पेशलाइज्ड गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू में है, बॉटनिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड में। इंडिया में हावड़ा में इंडियन बॉटनिकल गार्डन है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, वो भी फेमस है। और भी बहुत से फेमस बॉटनिकल गार्डन्स हैं। अगली टैक्सोनॉमिकल एड है म्यूजियम। यस, म्यूजियम। प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन हो स्टडी के लिए रखे जाते हैं इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन या फिर ड्राई स्पेसिमेन के रूप में। इंसेक्ट को रखने का तरीका, प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, पहले कलेक्ट करेंगे, किल करेंगे और फिर उसकी पिनिंग कर देंगे। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड एंड मैमल्स, ये भी रखे जा सकते हैं। इनको स्टाफ्ड और प्रिजर्व करके रखते हैं। म्यूजियम में कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू, ये एनिमल्स के स्केलेटन की कलेक्शन भी रखी गई है। डायनासोर के जो है ना स्केलेटन बना के रखा गया है स्पेसिमेन के तौर पे। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड है हमारी जूलॉजिकल पार्क्स। ये वो प्लेस हैं जहां वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है एज फार एज पॉसिबल इन द नेचुरल हैबिटेट अंडर ह्यूमन केयर।
मनुष्य की केयर में, नेचुरल हैबिटेट में, जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स को रखा जाता है। अगली टैक्सोनॉमिकल एड आती की। अभी की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। की वास्तव में छोटे छोटे फ्रेज होते हैं, वर्ड्स होते हैं। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। दो ऑप्शन दिए जाते हैं, अपोजिट और कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक को चूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल से इस की को अच्छे से समझा जाएगा। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के हिसाब से आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। एक कपल होता है कैरेक्टर का, कपल मानी दो कैरेक्टर जोड़े में। जैसे एग्जांपल में लीजिए डाइकोटोमस की, यहां पर 3 एनिमल्स दिखाए गए हैं, तो इनके यहाँ पर ये एक की बनाई हुई है। देखिए पहला आता है की नंबर A 1B 2A 2B 3A 3B, मानी जो थर्ड पॉइंट है उसका AB 2 कॉन्ट्रास्ट, फोर्थ पॉइंट है उसका भी AB, यानी हर एक पॉइंट के AB कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर यहां पर लिखे गए हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मिला, उसमें टेंटाकल प्रेजेंट है या अब्सेंट है। हमने क्या देखना है, ऑर्गेनिज्म हमने स्टडी करना है, उसमें टेंटाकल है या टेंटाकल नहीं है। दो बातें देखनी है, अपोजिट कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है ये। तो अगर टेंटाकल प्रेजेंट है तो हम सेकंड पॉइंट पर जाएंगे, नहीं तो हम 5वें पॉइंट पर जाएंगे। सपोज कर लीजिए टेंटाकल है, सेकंड पॉइंट पे गए, टेंटाकल कितने हैं, 8 हैं, 8 से ज्यादा है, तो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर हो गया। अगर 8 टेंटाकल है तो वो आइडेंटिफाई हो गया, वो तो ऑक्टोपस है भैया। अगर 8 से ज्यादा है तो फिर पॉइंट नंबर 3 पर स्टडी करेंगे कि वो टेंटाकल हैंग डाउन है, 8 से ज्यादा है, मैनी टेंटाकल्स आर हैंग डाउन और अपराइट। अगर वो अपराइट हैं तो सीधी बात है वो सी एनीमोन है। अगर वो हैंग डाउन है तो हम पॉइंट नंबर 4 को स्टडी करेंगे। यानी चौथे पॉइंट में कहा गया कि बैलून शेप बॉडी है फिर उसकी, या बॉडी उसकी बैलून शेप नहीं है। अगर उसकी बैलून शेप बॉडी है तो जेलीफिश है। अगर बॉडी नॉट बैलून शेप्ड तो हम अगले पॉइंट पे जाएंगे, कोई ना कोई नेक्स्ट पॉइंट, वहां उसकी फिर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होगी। तो ये डाइकोटोमस की वास्तव में छोटे सेंटेंस या फ्रेजेस हो सकते हैं जो हमें बताएंगे कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है या नहीं है। अगर है तो हम आगे दूसरा कैरेक्टर स्टडी करें, नहीं है तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाता है। तो टैक्सोनॉमिक एड भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, किसी टैक्सोनोमिस्ट के लिए हेल्प करती है क्लासिफिकेशन में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।